और अब खबर तफसील से। मारूफ शायर मुनव्वर राना के घर पर आधी रात के बाद तकरीबन 1:30 बजे पुलिस ने दबिश दी और बगैर बताए घर में दाखिल हो गए। पुलिस की अचानक छापेमारी से घर की खवातीन परेशान हो गई। पुलिस एहलकारों के साथ खवातीन कांस्टेबल भी नहीं थी। मुनव्वर राना की बेटी और नवासी के साथ बदकलामी की और इनके मोबाइल छीन लिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता काफी अरसे से मुनव्वर राना बीमार चल रहे हैं। 2 रोज कबल रायबरेली में मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर जानलेवा हमला हुआ था। इस फायरिंग में तबरेज राना बाल बाल बचे थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का पुतला नजर-ए-आतिश करने वाले समाजवादी पार्टी के 3 कारकुनान पर मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने तीनों मुल्जिमान की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए इनको फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले फूलचंद यादव, आशुतोष अग्रहरी और सूरज सिंह ने एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान योगी आदित्यनाथ का अलामती पुतला नजर-ए-आतिश करने की कोशिश की थी। इन तीनों के खिलाफ चित्रकूट पुलिस ने करवी थाने में मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज किया था। समाजवादी पार्टी के तीनों कारकुनान गुज़िश्ता 17 मार्च से इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। चित्रकूट के थाना करवी क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने के मामले में 3 सापा कार्यकर्ता आशुतोष अग्रहरी, सूरज सिंह और फूलचंद यादव को, जिनके खिलाफ धारा 147, 188, 269, 341, 124A IPC व 66 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्हें 17 मार्च 2021 को जेल भेजा गया था। इनकी जमानत माननीय न्यायमूर्ति सुमित कुमार ने आज स्वीकार कर ली है और सभी को जमानत पर रिहा करने का आदेश किया है। बकरीद के त्यौहार और कुर्बानी को लेकर हुकूमत महाराष्ट्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वबा और तीसरी लहर के खतरे के पेश नजर इस साल भी ईद उल अजहा पर देवनार मस्बह में जानवरों की खरीदो फरोख्त और मकामी इलाकों में जानवरों की मंडी को भी इजाजत नहीं दी गई और ना ही ईद उल अजहा पर नमाज दोगाना की मसाजिद या ईदगाह में इजाजत दी गई है। कोरोना वबा के सबब सरकार ने ईद कुर्बा पर कोई रियायत या राहत नहीं दी है। सिर्फ इतना जरूर कहा है कि ऑनलाइन जानवरों की खरीदो फरोख्त की इजाजत है। इस साल भी आम और मुतवस्सित तबके के मुसलमानों के लिए कुर्बानी करना मुश्किल है, क्योंकि कुर्बानी की गाइडलाइन में सिर्फ ऑनलाइन कुर्बानी की ही इजाजत दी गई है। उधर महाराष्ट्र में उर्दू जबान की तरक्की के साथ साथ मराठी और उर्दू जबान के अदीबों, शायरों, मुफक्करीन के बीच तामीरी नजरियात का तबादला करने के लिए अक़लियती वज़ीर नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में 5 उर्दू घर तामीर किए गए हैं। इस सिलसिले में एक्शन लिया जा रहा है। इन उर्दू घरों का काम जल्द अज जल्द किया जाए और इनके इंतजाम के लिए भी एक पॉलिसी बनाई गई है। नांदेड़ में उर्दू घर के लिए 8 करोड़ 16 लाख के फंड की मंजूरी दी गई है, जहां उर्दू घर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और जल्द ही इसका इफ्तिताह किया जाएगा। शोलापुर में उर्दू घर की तामीर आखिरी मरहले में है, जबकि मालेगांव में उर्दू घर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। नागपुर में इस्लामिक कल्चरल सेंटर की इमारत को उर्दू घर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 5 उर्दू घर के क़याम का फैसला किया गया था, जिसमें से 3 बनकर तैयार हैं। उनका इनॉग्रेशन भी किया जाएगा। आने वाले दिनों में मुंबई और नागपुर में भी उर्दू घर का क़याम होगा। इन उर्दू घरों का इस्तेमाल उर्दू ज़बान की फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उर्दू वालों को मराठी भी समझाई जाए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दीगर लोगों को उर्दू से आशना करना, उर्दू को लेकर अलग अलग प्रोग्राम करना, इसके लिए हर ज़िले में कमेटी भी बनाने का फैसला सरकार ने किया। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने बहुत सारे मामलात में पेशरफ्त की है। कमीशन ने पिछले 10 माह में 50 से ज़्यादा नोटिस जारी किए हैं। वहीं कमीशन के जरिए अक़लियती फ़िरक़े को दिल्ली हुकूमत की स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान ने न्यूज़ 18 को बताया कि कोरोना वबाई अमराज के बावजूद कमीशन ज़मीनी सतह पर काम कर रहा है। बहुत से बड़े मामलात में कमीशन ने कार्रवाई की। खासतौर पर नरसिंहानंद और कुरान के खिलाफ बदजबानी के मामले में वसीम रिजवी को नोटिस जारी किया गया। क्या था कि जैसे हमारे यहाँ कमीशन में जो कंप्लेंट्स आती थी, और दूसरा क्या कि एक जो ऑनलाइन है कि सारी चीज़ें आज ऑनलाइन हो गई हैं,
तो जो हमारी सरकार की योजना जैसे फीस वापसी योजना है, इनकम सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं या फिर लोन लेना, इस तरीके की जो भी सरकारी योजना वो सिर्फ ऑनलाइन थी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेल्प डेस्क खोला। उस हेल्प डेस्क के अंदर फ़ायदा ये हुआ लोगों को कि जिनको भी जिस योजना का लाभ लेना, यहाँ ऑनलाइन हम फॉर्म भरते हैं उनका और उनको सर्टिफिकेट वो भी देते हैं कि भाई आपकी ऑनलाइन भर गई है पर्ची, बाकी हम सब उसको करते हैं। पिछले महीने जैसे रमज़ान का महीना फिर आया, ईद का महीना, ईद पे ईदगाह की नमाज के था, तो सब लोगों ने बड़े संयम के साथ में नमाजगी अपने घरों के अंदर नमाज अदा की। ईदगाह में नहीं गए, मस्जिदों में भी नहीं गए, घरों में लिए। तो जो सरकार की जो गाइडलाइन है और जो प्रोटोकॉल है उसको तो निभाना पड़ेगा और सब निभा भी रहे हैं। और यही कारण है कि दिल्ली में जो गाइडलाइन थी सरकार की प्रोटोकॉल की, उसको सब धर्म के लोगों ने माना। इसी तरीके से ये अब बकरा ईद आ रही है तो हम तीनों EDMC को एक चिट्ठी लिखेंगे और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे कि आपकी व्यवस्था क्या रहेगी। और जो हमारे जो पीस कमेटी है उनके साथ में मीटिंग करेंगे और मुस्लिम एडवाइजरी के साथ भी मीटिंग करके जो भी बकरा ईद के संबंधित शिकायतें हैं या कहीं बाज़ार लगेंगे या नहीं लगेंगे, उस पर हम चर्चा करके जो भी कोई समाधान होगा शांतिपूर्ण, उस पर हम। कोरोना कहर में भले ही MP के 10वीं और 12वीं बोर्ड के तलबा के इम्तिहानात को मनसूख करते हुए इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर नतीजा जारी करने का फैसला कर लिया हो, मगर मध्य प्रदेश बोर्ड तलबा के इम्तिहानात को लेकर राज्य ओपन स्कूल की जानिब से कोई फैसला नहीं किया गया। मदरसा बोर्ड तलबा के इम्तिहानात का तयन नहीं होने से जहां तलबा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, वहीं तलबा का कहना है कि अगर आइंदा के महीनों में ताखीर के साथ राज्य ओपन स्कूल के जरिए इम्तिहानात का इनेकाद भी होता है तो इनका पूरा साल बर्बाद होगा। मदरसा बोर्ड तलबा ने हुकूमत से CBSE और मध्य प्रदेश बोर्ड की तर्ज पर इनके नताइज को जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मुतालबात पूरे नहीं होने पर तलबा ने अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। मदरसा बोर्ड तलबा के मसाइल पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने मदारिस मुंतजमीन और तलबा से खास बातचीत की। कोरोना कहर में हिंदुस्तान की सारी रियासतों में अगर हम बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करें, CBSE बोर्ड की बात करें, हाई स्कूल की बात करें, 12th की बोर्ड की बात करें, एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया और एक फार्मूला बनाया गया जिस तरह से बच्चों का नतीजा जाहिर किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की बात करें या राज्य ओपन स्कूल की बात करें, उनका अब तक तय नहीं हुआ कि बच्चों के एग्ज़ाम क्या होगा। ये लोग हमारे साथ जो मौजूद हैं यहाँ पे मदरसा मुंतज़मीन और तमाम लोग जो है बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बात का कोई जवाब नहीं। जब कब ये कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम का इनेकाद होगा, एग्ज़ाम का इनेकाद कब होगा, उस पर बच्चों का रिजल्ट क्या होगा, बच्चों के क्या आप लोग मुतालबा करने के लिए करते हैं? अभी हम राज्य ओपन के संचालक महोदय से मिले और उनको हमने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश ने सारे बोर्डों के एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। 10वें और 12वें के कोई भी एग्ज़ाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल जो अपने एग्ज़ाम भी कैंसिल नहीं कर रहा है और ना ही मदरसा बोर्ड के ज़रिए जो उनके एग्ज़ाम होते हैं उनको भी कैंसिल नहीं कर रहा और एग्ज़ाम की डेट भी कोई तय नहीं की। लगता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय से, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री जी से बड़े हैं और इसके विरोध में जो हैं अब हमने सारे लोगों को, मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव और सभी को पत्र दे दिया है। अब हम इसके विरोध में मानव अधिकार आयोग और हाई कोर्ट जा रहे हैं। आपने कहा कि मानव अधिकार आयोग, हाई कोर्ट जा रहा है, आप लोगों को अगर एग्ज़ाम होता है तो परेशानी क्या हो रही है? परेशानी ये है कि सर अभी तक जो आगे कॉलेज में एडमिशन्स लेना है उनकी डेट अगर UGC ने अगर घोषित कर दी तो फिर हम परीक्षा अगर हमारी अगस्त या सितंबर में होती तो हम उस आगे की पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। तो अब इतना टाइम नहीं बचा है कि एग्ज़ाम कराया जाए। तो जैसे अन्य बोर्डों ने जनरल प्रमोशन दिया जाए ऐसे हमें भी जनरल प्रमोशन की। साहब इसके लिए ये कदम उठा रही है कि साहब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और यह जो यहाँ के शिक्षा विभाग के मंत्री जी हैं और प्रमुख सचिव साहब हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि भैया जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो आप वो करें, आप इनके मुस्तकबिल से कोई खिलवाड़ नहीं करें क्योंकि ये बच्चे हैं अभी, तो आगे और भी इनको कुछ करना है, संवारना अपनी ज़िंदगी को, तो इनको आगे वाले इनको प्रमोशन जो है जैसे मिल रही है वो मिलना चाहिए। जिस तरह से हुकूमत ने जो है, प्रधानमंत्री ने, सुप्रीम कोर्ट ने, मुल्क के दूसरे बोर्डों ने जो फैसला किया, यहाँ के जो मदरसा बोर्ड के लोग चाहते हैं और राज्य ओपन स्कूल के बच्चे चाहते हैं कि उसी तरह से उनके साथ भी इंसाफ किया जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त तक अभी फैसला नहीं किया कि अगर एग्ज़ाम अगस्त और सितंबर में होते भी हैं तो बच्चों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके बाद उनको दाखिला कौन देगा और ऐसे में उनका कीमती एक साल बर्बाद होगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू।
मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मुतवक्के खतरात को लेकर तश्कील दी गई वुज़रा ग्रुप की मीटिंग का भोपाल में इनेकाद किया गया। वुज़रा ग्रुप ने वज़ीर आला शिवराज सिंह के सामने रियासत में कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारियों, ऑक्सीजन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की फराहमी और बच्चों के लिए अलहदा से ऑक्सीजन बेड और अलहदा वार्ड बनाने की तैयारियों को लेकर प्रेजेंटेशन पेश किया। रियासत में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए की गई तैयारियों पर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग कुछ इस तरह बयान दिया। शहडोल मेडिकल कॉलेज सहित पूरे मध्य प्रदेश में संस्थागत तीसरी लहर यदि आती है तो उसकी हमने तैयारी शुरू कर दी है और ये सुनिश्चित किया है कि हम जहां एक और बिस्तरों की संख्या बढ़ाएंगे, आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाएंगे। बच्चों में यदि संभावित ये तीसरी लहर है तो पीडियाट्रिक आईसीयू की हम स्थापना कर रहे हैं और उसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनके पेरेंट्स की भी रुकने की व्यवस्था हॉस्पिटल में हो सके, इसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हेल्थ वर्कर है, उनकी भी ट्रेनिंग की हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। मुल्क के अक़लियती फ़िरक़े में अपना मकाम बनाने और आरएसएस से मुतालिक गलत फहमियों को दूर करने के लिए मुस्तक़बिल का भारत के बाद एक और किताब वैचारिक समन्वय जल्द ही लोगों के बीच होगी। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार के जरिए लिखी गई इस किताब को आरएसएस सरबराह मोहन भागवत लॉन्च करेंगे। अक़लियती फ़िरक़े में आरएसएस को लेकर तरह तरह की गलतफहमियां रही हैं और इसको दूर करने के लिए कोशिशें भी होती रही हैं। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार के जरिए वैचारिक समन्वय के नाम से लिखी गई किताब को 4 जुलाई शाम 5 बजे लॉन्च किया जाएगा। किताब की लॉन्चिंग आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ऑनलाइन तरीके से करेंगे। हिंदी, अंग्रेजी के साथ उर्दू में भी आई किताब से उम्मीद की जा रही है कि अक़लियती फ़िरक़े खासकर मुसलमानों में आरएसएस और हिंदुत्व को लेकर नफरत और दूरी को कम किया जा सकेगा। किताब को लेकर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार का कहना है कि सियासी पार्टियों ने जो दूरियां पैदा की हैं उनको खत्म करने का रास्ता सिर्फ बातचीत है। आरएसएस के जितने अधिकारी हैं या जो भारत सरकार है वो ये चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर हर तबके का, हर धर्म के मानने वालों की तरक्की हो, वो मेन स्ट्रीम में आएँ। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि उनके अंदर जो गलतफहमियां पैदा हो गई हैं उन गलतफहमियों को दूर किया जाए। इसीलिए इस तरह की बहुत सारी किताबें आरएसएस के ज़रिए और यहाँ तक कि भारत सरकार के ज़रिए भी उर्दू में मुंतकिल की जा रही हैं ताकि उर्दू पढ़ने वाले लोगों को ये बात मालूम हो सके कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों के बगैर अधूरा है। मोहन भागवत जी की किताब जो मैंने खुद ट्रांसलेट की है, जिसका नाम है भविष्य का भारत उर्दू में, और उनकी दूसरी किताब यशस्वी भारत का भी उर्दू में तर्जुमा मैं कर चुका हूँ। बहुत जल्द ही वो भी किताब मंजर आम पर आएगी। पिछले दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने भविष्य का भारत किताब का उर्दू ट्रांसलेशन किया था। इस किताब को लेकर शेख अकील अहमद का कहना है कि सरकार और आरएसएस दोनों चाहते हैं कि हिंदुत्व और आरएसएस को लेकर जो गलतफहमियां पैदा की गई हैं वो ख़त्म की जाएं। हिंदुत्व जो है यह कट्टरपंथता और संकुचितता नहीं है, यह एक बहुत बहुत व्यापक टर्मिनोलॉजी है और ये किसी को भी रिलीजियसली हार्म नहीं करती है बल्कि समन्वय करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दिल्ली में 3 दिवसीय अपनी संगोष्ठी में बहुत साफ शब्दों में कहा, मुसलमान के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए भारत का मुसलमान
उसमें समाहित है। किताब को लेकर आम लोगों में काफी जोश है और ये किताब काफी खरीदी भी जा रही है। 4 जुलाई शाम 5 बजे सरसंचालक मोहन भागवत के जरिए ऑनलाइन रस्म इजरा के बाद किताब और भी ज्यादा मकबूल हो सकती है। किताब के जरिए समाज में फैली गलतफहमियों और दूरियों को किस हद तक खत्म किया जा सकेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन किताब की इशाअत एक काबिल सताइश कोशिश के तौर पर जरूर देखी जा रही है। दिल्ली से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू विमेंस कॉलेज कोठी मोहम्मद नजीर अहमद पर कातिलाना हमला हुआ है। आज दोपहर नमाज जुमा की अदायगी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर HOD शोबे उर्दू मोहम्मद नजीर अहमद पर मुसल्लह हथियारों से हमला किया गया। हैदराबाद के इलाके मिनी गुलशन कॉलोनी में नामालूम अफराद ने हमला किया। जख्मी हालत में इन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलवक्त असिस्टेंट प्रोफेसर नजीर अहमद की हालत खतरे से बाहर है। अहले खाना ने खातियों की शिनाख्त करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। गोलकुंडा पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी को MIM में शमूलियत इख्तियार कर लेनी चाहिए। वो अगर बरवक्त ये फैसला कर लें तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मुंबई में भी हम मिलकर सियासत में नई तारीख रक़्म कर सकते हैं। इस बात की पेशकश MIM रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने की। वो मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इम्तियाज जलील ने दावा किया कि नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में अब इतनी सकत नहीं रही कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके, इसलिए MIM अपनी ताकत के बल पर उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर मुकाबला करने जा रही है। अबू आसिम साहब को, जो मैं एक बड़े भाई की हैसियत से उनको ये दावत दे रहा हूं कि आसिम भाई छोड़ दीजिएगा, सब राजनीतिक पार्टियां छोड़ दीजिएगा, एक बार मजलिस के अंदर आप आ जाइएगा और देखिए अपनी आवाम की तरफ से आपको कैसी मोहब्बत मिलती है करके। उसमें कब तक आप ये सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़कर बैठे रहेंगे और कहेंगे कि नहीं ये सेक्युलरिज्म सेक्युलर, अरे ये वो शब्द है जिसने तो पिछले 70 सालों से मुसलमानों को सिर्फ बर्बाद करने का और हमारी राजनीति खत्म करने का ये काम किया है। सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, आप बोलिए हमारे को जो नाम लेने का है, लेकिन लड़िए तो सही ना। आप लड़िएगा वहां पर, आप हमारे साथ चलिएगा। मैं तो आसिम भाई को बोल रहा हूं कि आसिम भाई जिस दिन आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम तो तय कर लेंगे कि साहब अब 100 नहीं लड़ेंगे, आसिम भाई की ताकत हमारे साथ जुड़ गई है और 50 सीटें हम लड़ लेंगे करके। उसमें बेंगलुरु में बीजेपी का एक ऐसा MLA है जिसके नजदीक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा सब यकसा हैं और ये MLA दो टूक अंदाज में सेकुलरिज्म की बात करता है। चलिए देखते हैं कौन है बीजेपी का ये सेकुलर MLA। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीजेपी के सेकुलर लीडर और रुकन असेंबली उदय गरुड़ाचार्य महफिल में जलवा अफरोज हो चुके हैं। जी हां, सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग कहते हुए उदय गरुड़ाचार्य आवाम से मिलते जुलते हैं। बंगलुरु के चिकपेट असेंबली हलके की नुमाइंदगी करते हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने हलके में क्या हिंदू क्या मुसलमान सबों तक मदद पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। हजरत सैयद अताउल्ला शाह दरगाह में हाजिरी के बाद दरगाह के अतराफ में मुकीम 750 मुस्लिम खानदानों में उदय गरुड़ाचार्य ने राशन किट्स तकसीम किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मित्रों, आज हमारा एक बहुत ज़बरदस्त जगह है जहां एक बहुत खूबसूरत एक मस्जिद है, इसका नाम है दरगाह है, बड़े मकान ये एरिया का नाम। इधर हमारे काफ़ी मुसलमान भाई और बहनों रहते हैं। ये पैंडमिक सीज़न में हमारे को, हम चिकपेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, तो हमें ये लोग बोल रहे थे कि हमें फूड किट्स चाहिए, तो तकरीबन 750 फलाना फूड किट्स इधर दे रहे हैं। उदय गरुड़ाचार्य न सिर्फ जुबान से बल्कि अपने कामोकाज से सेकुलरिज्म का सबूत देते हुए आ रहे हैं। उनकी पार्टी के कई लीडरान कम्युनल बयानात के लिए मशहूर हैं, लेकिन उदय गरुड़ाचार्य की सोच और फिक्र बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि सबका साथ सबका विकास ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए लाजमी है। सब कौम में क्या होता है, चंद लोग रहते हैं, भड़काने वाले लोग रहते हैं। अभी
साथ में हम कितने लोगों के साथ पड़े हैं, कितने लोगों के साथ खाना खाए, कितने मुसलमान लोग हमारे मंदिर आते, कितने हम हिंदू लोग मस्जिद जाते, नमाज पढ़ते, चर्च जाते। ये देखो, यही भारत का विभिन्नता है। आपस में इत्तेहाद भाईचारगी कायम करने की उदय गरुड़ाचार्य की कोशिशों को देखकर मकामी मुसलमान कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी का ऐसा एमएलए कभी नहीं देखा। जी, एमएलए के बारे में तो मैं आपको क्या बोलूँ, एज अ मुस्लिम वी ऑलवेज वोंट लाइक बीजेपी पीपल, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शायद हो सकता है लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, पार्टी रंग कैंडिडेट गुड, इतने अच्छे आदमी हैं ये, शायद ही बेंगलोर में ऐसा कोई हो, ऐसा कोई एमएलए हो बेंगलोर में, नामुमकिन। इतना अच्छा, इतना सेक्युलर, इतना हार्ड वर्किंग, इतना ऑनेस्ट मैन, गुड जेंटलमैन। आई कैन टेल यू हिम अबाउट हिम, हैज अ गुड जेंटलमैन। व्हेनेवर वी गॉट टू हिम, ही हैज हेल्प्ड अस। कोरोना वबा के दौरान बंगलुरु में तबलीगी जमात, पादरायनपुरा अस्पताल बेड घोटाला, इस तरह कई मौके पर नफरत की सियासत खूब देखने को मिली है। ऐसे माहौल में उदय गरुड़ाचार्य जैसे नुमाइंदे भी मौजूद हैं जो अक़लियत अक्सरियत की बात नहीं करते, बल्कि गंगा जमनी तहजीब का आईना बनकर समाजी इंसाफ की फिक्र करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रोशन गेट इलाके में एक तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। इस तिब्बी कैंप में माहिर डॉक्टरों ने रजाकाराना तौर पर मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और दवाएं तजवीज़ की। काबिल जिक्र बात यह है कि इस कैंप से इस्तेफादा करने वाले मरीजों को मुफ्त में दवाएं भी फराहम की गईं। दिन भर चले तिब्बी कैंप से सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। ये तिब्बी कैंप मजलिस के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी की सालगिरह की मुनासबत से मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर कादरी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि इन्हें सालगिरह के बहाने शहरियान की खिदमत का मौका मिला। एक अज़ीमुश्शान मेडिकल कैंप मुनक्किद किया, ये मेरे लिए सादत की बात है कि ऐसे नेक काम में मुझे शरीक होने का मौका मिला। खिदमत का, लोगों की हमदर्दी का, उनकी सेवा करने का अज़ीमुश्शान काम अंजाम दिया जा रहा है। डॉक्टरों की खिदमत हासिल की जा रही है। सुबह से इस कैंप के अंदर हज़ारों ने तादाद पर लोगों ने इसका फ़ायदा उठाए। ख़ास तौर पर इस कैंप के अंदर जो गरीब है, जो BHMS डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जो 50 रुपये दे नहीं सकते, ऐसे जो गरीब जो लोग हैं, जो 400-500 रुपये की दवा मेडिसिन नहीं ले सकते, इस कैंप के अंदर 8 दिन 15 दिन की मुफ्त में दवा यहाँ पर पूरे गरीबों को दी जा रही है। आली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इनके सालगिरह के मौके पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया। ये काबिल तारीफ बात है। जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, इसका एक बेहतरीन नमूना यहाँ पर मजलिस ने दिखा कर दिया है। मजलिस हमेशा लोगों की खिदमत का काम करती है और मुझे एक शेर छोटा सा याद आता है कि इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। तो ये खिदमत का काम मजलिस के माध्यम के द्वारा यहाँ पर। नांदेड़ से करीब अर्धपुर के मकाम पर जिम में मामूली बात हुए तनाज़े ने फिरकावाराना कशीदगी की सूरत अख्तियार कर ली। 30 जून की रात में 2 ग्रोह आपस में मुतसादिम हो गए। सड़क पर खड़ी गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से पूरे शहर में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए इजाफी पुलिस एहलकारों को तैनात किया, जिसकी वजह से चंद घंटों में हालात काबू में आ गए। पुलिस ने शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। के अंदर जो घटना घटी, तो उस घटना के ताल्लुक से आज वंचित भोजन अघाड़ी की ओर से अर्दापुर पुलिस स्टेशन को आकर हम PI साहब को एक निवेदन दिया है। उस निवेदन में हमने ऐसा कहा है कि भाई इस घटना की कसौल चौकसी करनी चाहिए। चौकसी के बाद जो लोग गुनहगार है, जो समाज कंटक गुनहगार है, उनको सज़ा होनी चाहिए, उनको अटक होनी चाहिए। जो निष्पाप लोग हैं, जो बेगुनाह है, उनको अटक होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी अटक होती है तो वंचित भोजन अघाड़ी रोड पर उतरकर आंदोलन करेगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।